Greetings to everyone. Welcome in science class. Now we are doing the law of constant proportion. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने लास्ट वीडियो में किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोइजियर। लेवोइजियर ने सबसे पहले इस लॉ को बताया था। अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो लेवोइजियर ने क्या कहा था? ही यूज टू से कि जितने भी कंपाउंड है वो एक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, इन द सेम और द डिफरेंट प्रोपोर्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर्ड इट। उसने ये कहा कि कंपाउंड जो हैं चाहे हम उसे कहीं से भी ऑब्टेन करें, वो सभी सेम जो कंपाउंड हैं वो सेम फिक्स रेशो बाय मास, फिक्स रेशो से बने हुए हैं। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन जो रेशो रहेगा वो फिक्स रहता है। हाइड्रोजन का अगर हम ले लेते हैं 1 और ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं 8, ठीक है। कैसे आया ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास है H2O, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो 1 मल्टी ये आपका 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन का एक ही एटम है और एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, दैट इज़ अबाउट 16। और अगर हम इसका रेशो लेते हैं दैट विल बी 2:16। ये कट जाता है 1:8, ठीक है। यानी कि वाटर आप चाहे कहीं से भी ऑब्टेन करें, वाटर का रेशो हमेशा क्या रहेगा, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है दैट विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू 1:8। 1:8 ही रहता है। इट मीन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम 9 ग्राम वाटर को तोड़ते हैं तो 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलेगी और 8 ग्राम्स हमें क्या मिलता है, इसमें ऑक्सीजन मिलती है। सिमिलरली इन अमोनिया, अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला, NH3। NH3 में नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास विल बी 14, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन विल बी 3, ठीक है। 1 हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 14:3 हमारे पास आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें क्या कहते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी पानी चाहे आप रिवर से लें, चाहे आप कहीं से भी लेते हैं, यू टेक वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आप वाटर लेते हैं, चाहे रिवर से लें, चाहे वेल से लें, चाहे आप कहीं से भी लें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फिक्स रेशो रहता है बाय मास, दैट इज 1:8 रहता है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट, आपने ये राइट करना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, इनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना। इसके बाद जॉन डाल्टन आए जिन्होंने हमें बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। डाल्टन ने क्या किया, ही टुक पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर। डाल्टन ने सबसे पहले आइडिया लगाया कि जो मैटर है वो डिविजिबल है, यानी दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड ही टुक द नेम एटम्स, उसने इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, एटम्स का। उसने कहा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। तो ग्रीक ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम का नाम दिया। हिज थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटम। सभी के सभी मैटर जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एटम्स। दूसरा आता है एटम्स आर इनडिविजिबल। अब हमें पता है एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन डाल्टन ने जब इसको, डाल्टन की थ्योरी जब दी गई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब दी गई थी, तो डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है वो जो मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम जो है इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम वाज इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ना तो आप इसको बना सकते हैं और ना ही आपको केमिकल रिएक्शन में इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो है से जो गिवन एलिमेंट होता है, एटम जो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं, सपोज हम एक आयरन की बात करते हैं, ठीक है, तो आयरन में क्या है, Fe, ठीक है, ये सारा आयरन, तो एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम। तो एक एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ मिलके बना होता है और उन एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, सेम होती हैं। सो थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स का जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं, सपोज एक हमने कार्बन ले लिया, ठीक है, एक हमने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, कार्बन में कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, लेकिन जो कार्बन का मास है वो ऑक्सीजन के मास से डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड, ताकि वो कंपाउंड बना सकें। नेक्स्ट आता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होता है और काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड के अंदर। सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इनका नंबर सेम रहेगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं दुनिया के किसी कोने से ले आओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है एटम्स का नंबर, ठीक है बेटा। तो इसमें से अगर हम देखते हैं, हमें थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो हमें लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं मास उनका, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो दिस गिव्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसके बाद पोस्टुलेट 5 जो है वो हमें देगा, दिस विल गिव अस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देता है। जो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहती है कि एटम्स कंबाइन इन द फिक्स रेशियो बाय मास। एटम्स जो हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके एटम्स कंबाइन करते हैं इन द फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में ये कंबाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन हमें दी हुई है 5.3 ग्राम हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, जो रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएंगे, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। सबसे पहले बेटा हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन देखो क्या दे रखी है हमें, कि हमारे पास दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड होगी, ये हमारे पास हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं CH3COOH, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है। क्या बना लेगा, इट विल प्रोड्यूस, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस साथ में बनाएगा वाटर, ठीक है, और प्लस साथ में क्या बना रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सोडियम इथेनोएट, ठीक है बेटा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कितना दे रखा है, 5.3 ग्राम्स, ठीक है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉर्ट आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और 6 ग्राम हमें इथेनोइक एसिड दे रखा है। इथेनोइक एसिड का हमारे पास क्या है, कितना है, दैट इज अबाउट 6 ग्राम्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11.3 ग्राम्स। ये न्यूमेरिकल मैंने बेटा पहले भी आपको कराया है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 11.3 ग्राम्स। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 कंपाउंड्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम्स, ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं, प्लस वाटर कितना बना, 0.9 ग्राम्स, ठीक है, प्लस हमारे पास तीसरा आ जाएगा 8.2 ग्राम्स, क्या है, ये बन गया हमारे पास। तो कितना आएगा हमारे पास, 11.3 अगेन, आंसर विल बी 11.3 अगेन। तो ये हमें क्या दे रहा है,
दिस क्वेश्चन गिव अस द एक्सप्लेनेशन अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 11.3 आया था, राइट हैंड साइड भी हमारे पास 11.3 आ गया, इसका मतलब दिस गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट दे रखा है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:1। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होते हैं 1:1 बाय मास टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाने के लिए। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो लिखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो दे रखा है इन्होंने 1:8 दे रखा है। ठीक है, अब हमें चाहिए अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन कितनी है, 8 ग्राम। ठीक है, अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें रेशो दे रखा है 1:8। ठीक है, आंसर आप इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो 1:8 दे रखा है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन थी। अगर 3 ग्राम है, 3 मतलब हमने 1 को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर इधर 3 ग्राम्स है तो इधर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 ग्राम। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो फिक्स रेशो बाय मास कितने, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। ठीक है, और अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितने ग्राम से कंबाइन करेगा, इट विल कंबाइन विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सा पॉस्टुलेट हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है, थर्ड और फोर्थ पॉस्टुलेट, जो हमें ये कहता है, एक बार हम देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ पॉस्टुलेट हमारा कौन सा था, जो हमें क्या कहता है, ये थर्ड और फोर्थ पॉस्टुलेट, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिकल होते हैं, जो एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल यानी सेम होते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। और अगला पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका मास भी डिफरेंट होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। सो थर्ड एंड फोर्थ पोस्टुलेट, इसको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि ये दोनों पोस्टुलेट जो हैं हमारे पास, दिस गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। से अगला पोस्टुलेट है, विच postulate of डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें आपका कौन सा पोस्टुलेट आएगा, पोस्टुलेट नंबर 5 आपके पास आएगा। फिफ्थ पोस्टुलेट जो हमें क्या कहता है कि स्मॉल होल नंबर रेशो में ये जो कंबाइन करते हैं, हमने किया फिफ्थ, द एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, फिक्स्ड होल नंबर रेशो में ये कंबाइन कहते हैं। एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो रिलेटिव नंबर होता है वो एटम्स का कांस्टेंट होता है गिवन कंपाउंड के अंदर, फिक्स रेशो बाय मास। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो लास्ट सेकंड पोस्टुलेट, फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्टुलेट, जो हमें बताता है दैट गिव द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द मेसोन बिल्डिंग वॉल्स, आपने बिल्डिंग करते हुए किसी मेजोन को देखा है। मेजोन क्या होता है बेटा, मिस्त्री को हम बोलते हैं, बिल्डिंग बनाते हुए देखा है। फ्रॉम दीज वॉल्स आर रूम्स, और उन वॉल से रूम बनाते हुए और फिर रूम से एक बिल्डिंग बनाते हुए। ठीक है, इसी तरह से छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके एक बड़ी बिल्डिंग बनती है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक एंट हिल की बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है, इट इज स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। अगर हम एक ढेर बनाते हैं जो एक चींटी बनाती है, सो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत का टीला हम बोल सकते हैं। स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे पूरी रेत की एक ढेर लगाया जा सकता है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर आर एटम, यानी मैटर भी इसी तरह से, जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, वो सारा किससे मिलके बना हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हाउ बिग आर द एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं देख लेते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल कि इनको आप नॉर्मल आंख से भी नहीं देख सकते। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। छोटे से छोटा पार्टिकल भी एटम को बता सकता है जिनको हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते। मोर देन millions of the atoms when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of the paper। ठीक है,
मिलियंस ऑफ एटम बन हो सकते हैं उसमें प्रेजेंट, जब हम एक लेयर बनाते हैं, किसकी, थिक शीट ऑफ पेपर की एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपके मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, यानी एटम इतना छोटा होता है। तो एटम के रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं? द रेडियस ऑफ एटम इज मेजर्ड इन द नैनोमीटर। किस में करते हैं हम? नैनोमीटर में। और नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर का 10⁹ पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ नैनोमीटर, ठीक है, ये भी हम राइट कर सकते हैं, यानी 1 नैनोमीटर 1 मीटर के 10⁹ पार्ट के बराबर होता है, ठीक है बेटा। साइज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। रिलेटिव साइजेस हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एटम ऑफ हाइड्रोजन का कितना है साइज? 10⁻⁻10 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का साइज कितना है? 10⁻⁻9 नैनोमीटर। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का 10⁻⁻8 नैनोमीटर। ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, एक रेत के कण का कितना है? 10⁻⁻4। आंट का, ठीक है, ये कितना है? अबाउट 10⁻⁻2। और वाटरमेलन का जो है साइज, वाटरमेलन के हम ले सकते हैं उसका, वाटरमेलन का जो साइज है 10⁻⁻1 नैनोमीटर, 1 मीटर, सॉरी इट्स नॉट नैनोमीटर, इट्स मीटर, ठीक है, मीटर में अगर हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻�9 मीटर, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसका मॉलिक्यूल का जो रेडियस है, रेडियस समझते हो ना? रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेके आउटर मोस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। कितना है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का? 10⁻⁻8 मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड का 10⁻⁻4 मीटर। आंट का 10⁻⁻2 मीटर। और वाटरमेलन का जो है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है। दिस इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द इमेज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की इमेज ये दिखा रखी है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो उनका मॉडर्न सिंबल क्या है? देखो, सबसे पहले जो था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो डाल्टन था, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल। उसने एलिमेंट्स के लिए कुछ सिंबल्स यूज करे थे स्पेसिफिक सेंस में। ही यूज द सिंबल फॉर एन एलिमेंट, ही ऑल्सो मीन्ट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। उसके माइंड में डेफिनेट क्वांटिटी थी किसी एलिमेंट को लेके, ठीक है। बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि जो सिंबल ऑफ एलिमेंट है वो एक या दो, एक से ज़्यादा लेटर से मिलके बनाया जा सकता है। तो जो सबसे पहले एलिमेंट बताए गए, डाल्टन ने दिए थे। सबसे पहले डाल्टन ने हाइड्रोजन का सिंबल ये रखा था, एक गोला और बीच में एक डॉट, ठीक है। कार्बन के लिए सिंपल गोला रखा था, ऑक्सीजन के लिए फिलअप हुआ और ये खाली वाला। फॉस्फोरस के लिए 3 लाइंस रखी थी। सल्फर के लिए सेंट्रल जो है सर्कल, उसके अंदर एक प्लस का साइन। आयरन के लिए आई रखा था, कॉपर के लिए सी, लेड के लिए एल, सिल्वर के लिए एस, ठीक है, गोल्ड के लिए जी, प्लैटिना के लिए पी, और मरकरी के लिए चारों तरफ से डॉटेड फॉर्म में रखा था। तो ये सिंबल्स, दीज वर द सिंबल्स गिवन बाय, ठीक है, दीज आर द सिंबल्स गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन ने उस टाइम पे जिन भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, उन एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स दिए थे उनकी पहचान को याद रखने के लिए। तो ये सिंबल्स जो थे दिए गए थे। बट आजकल जो सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं वो डाल्टन वाले सिंबल यूज़ नहीं करे जाते, आजकल हम न्यू सिंबल्स यूज़ करते हैं। जो मॉडर्न सिंबल्स हैं उनके बारे में हमने क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं एच, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हीलियम के लिए एच स्मॉल ई हीलियम। फिर लिथियम एल स्मॉल आई, ठीक है। फिर उसके बाद बेरिलियम के बी ई, ठीक है। बोरोन बी, ठीक है। कार्बन के लिए कैपिटल सी, नाइट्रोजन के लिए एन, ऑक्सीजन के लिए ओ, ठीक है। आप सब सिंबल्स कर चुके हैं। ऑक्सीजन के बाद फिर हम करते हैं फ्लोरीन के लिए कैपिटल एफ, ठीक है। उसके बाद नियोन के लिए एन ई, ठीक है, स्मॉल ई हम लगाते हैं। नियोन के बाद हम सोडियम के लिए एन ए। अब यहाँ पे याद रखो, ए जो है वो हम कैपिटल नहीं लेते, ए जो है हम कैपिटल लेते। अगर हम एटॉमिक नंबर 11 की बात करते हैं तो एन ए ये नहीं लिखेंगे, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। सोडियम के लिए हम कौन सा सिंबल लेते हैं? एन ए,
ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम के लिए Mg, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के Al, फिर उसके बाद सिलिकॉन के लिए Si, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन के बाद आपका आ जाएगा फॉस्फोरस के लिए P, ठीक है। फॉस्फोरस के सल्फर के लिए S, क्लोरीन के लिए Cl, ठीक है। ऐसा लेंगे हम, ठीक है। ये नहीं लेंगे, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। हम क्या लेंगे, वी विल टेक Cl, L स्मॉल हो जाएगा, क्लोरीन। उसके बाद आर्गन, आर्गन के लिए Ar। फिर इसी तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट्स के और भी लिख सकते हैं। पोटेशियम के लिए K हो गया और कैल्शियम के लिए Ca। ध्यान रखना सेकंड लेटर इसमें क्या आ जाएगा, A आएगा, कैपिटल नहीं आता, ठीक है। इस तरह से हमने सारी पूरी की पूरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न सिंबल आज हम फॉलो करते हैं, हम डाल्टन वाले सिंबल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी के जो मॉडर्न सिंबल्स हैं, बाकी की एक्सप्लेनेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।